हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 25 से 28 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। 4 दिनों का है इकट्ठा, क्योंकि बीच में वीडियो नहीं आ पाया था। डेली अब मॉर्निंग को वीडियो मिला करेगा और इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर सशर्त प्रतिबंध लगाया है? सशर्त प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं है, कुछ जो है उसमें नियम कायदे लगाए गए हैं, इसलिए सशर्त कह रहा हूँ। आंसर होगा भारत की सीमा से सटे देश। ओके, देखिए भारत की सीमा से जितने सटे देश हैं उन सब के लिए ये लागू हो गया है। मकसद क्या है? चीन को एक तरह से दिखाना, आईना दिखाना और आर्थिक रूप से उसको एक चोट पहुंचाना। क्यों? क्योंकि अभी भी चीन की जो सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो अभी भी एलएसी पर कई जगहों पर, जैसे डिप्सांग प्लेन्स है, इसके अलावा जो पेंगोंग त्सो लेक है, उन सब पे और कुछ और जगहों पे जो हम लोग दावा करते हैं इंडियन टेरिटरी जो है, एलएसी जहाँ पर है, उसके अंदर चीन अभी भी दाखिल है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये सब बताया गया है। हालांकि सरकार मानती नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ही है। तो उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला लिया है। उसी के तहत ये सशर्त प्रतिबंध लगाया गया। ये आदेश जो है तमाम राज्यों पर भी लागू होगा और उसके लिए एक नियम है, सामान्य वित्तीय नियम 2017, उसमें संशोधन किया गया है और इसमें संविधान के एक अनुच्छेद का भी हवाला दिया गया है। उसके तहत राज्यों के लिए भी ये बाध्यकारी कर दिया गया है। तो वह है संविधान के अनुच्छेद 257(1). ओके, उसके तहत 257(1) के तहत देखिए इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है, कंट्रोल है, और जब ज़रूरत पड़ेगी भारत सरकार के लिए किसी नियम को लागू करना, तो ऐसा कर सकती है और इसी के तहत ये किया गया है। ओके, तो सरकारी खरीद में बोली लगाने की क्या शर्त होगी? सशर्त प्रतिबंध है। ओके, तो शर्त क्या होगी, ये भी मामला होता है। तो इसके तहत क्या होगा कि जो पड़ोसी देश हैं, जो सीमा से सटे हुए देश हैं, उसके कोई भी जो कंपनी है वो बोली तो लगा सकती है, खरीदारी में हिस्सेदारी कर सकती है, मतलब वो दे सकती है, सामान पहुंचा सकती है, लेकिन इसके लिए उसको एक अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया सरकार ने। और ख़ास बात ये भी है कि इन कंपनियों को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सबसे राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, और सरकार अगर चाहेगी किसी को नहीं देना तो नहीं दिया जाएगा एक तरह से। ओके, तो एक तरह से चीन की जो कंपनियां हैं उस पर एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई और ये आदेश जो है तमाम राज्यों, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्वायत्त निकाय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उद्यम हैं, पीएसयू हैं, इसके अलावा जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयां हैं और सरकार की जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी, ओके, तो उसमें ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि कुछ छूट दी गई है, जैसे जिन देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया देता है उनको ये छूट दी गई है, जैसे मालदीव है, ओके, जैसे बांग्लादेश है, उसको भी कुछ छूट मिली हुई है। तो ये सब जो है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने 59 ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद, मतलब 59 ऐप पर बैन लगाने के बाद अब कितने नए चीनी ऐप को बैन कर दिया है? इसका आंसर होगा 47। ओके, 47 ऐप्स पर जो कि क्लोन थे तमाम दूसरे ऐप्स के, जैसे टिकटॉक का ही क्लोन बन गया, इसके अलावा बहुत सारे शेयर इट के क्लोन बन गए थे, तो वो सबको बैन लगा दिया गया है। ओके, और इससे पहले जब गलवान घाटी में जो सीमा विवाद हुआ था और हमारे भारतीय जवान जो शहीद हुए थे, उसके बाद सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाया था। तो अब टोटल जो ऐप हो गए हैं वो 106 हो गए, 106। ओके, तो उन पर बैन लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो मार्च 2021 तक कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 12.5%, 12.5%। ठीक है,
देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी की है हाल ही में, और ये कहा है कि अभी जो पिछला मार्च था, मार्च 2020, उसमें एनपीए 8.5% था। तो एनपीए मतलब क्या हुआ? देखिए, बैंक जो है तमाम सबको, कंपनियों को, लोगों को लोन देता है, तो उसमें से बहुत सारे लोन वापस नहीं आ पाते हैं, रीपेमेंट नहीं हो पाता है, और एक तय अवधि के बाद जब रीपेमेंट नहीं होता है और बैंक को लगता है कि अब पैसे लगभग डूब रहे हैं, तो ऐसे में उस रकम को एनपीए घोषित कर देता है बैंक। तो मार्च 2020 तक 8.5% था, और अब अगले मार्च 2021 तक ये 12.5% हो सकता है ये बढ़कर। और अगर कोरोना पेंडेमिक की हालत लगातार ही ख़राब रही और आर्थिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ी, तो ऐसे में ये जो है वो बढ़कर 14.7% भी हो सकता है। तो इससे क्या स्थिति होगी? तो बैंक को वापस पैसे नहीं मिलेंगे, लोन नहीं मिलेंगे, तो बैंक की हालत ख़राब होगी। इससे कैपिटल जो है उस बैंकों का वो प्रभावित होगा, और वो उसको लोन देने में जो मुश्किल होगी तमाम लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया है? आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, ये जो कंपटीशन है वो जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको विकसित करने के लिए, ये प्रोत्साहन देने के लिए ये शुरू की गई है। और इसमें यह होगा कि जो विजेता होंगे उसको 10 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे ग्रुप में, और अगर व्यक्तिगत श्रेणी का है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो डीआरडीओ ने ये शुरू किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितनी रकम की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? आंसर होगा $1 मिलियन, यानी $10 लाख। ओके, देखिए, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसे एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो मेडिसिन है वो भेजी जा रही है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की पहल पर की जा रही है। उत्तर कोरिया में एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो टीबी की जो बीमारी है उसके उन्मूलन का काम चल रहा है वहाँ पर, तो उसको भारत की ओर से ये सुविधा दी गई है। ओके, उत्तर कोरिया की बात हो रही है। वहाँ के सर्वोच्च नेता कौन है? किम जोंग उन। राजधानी क्या है? प्योंगयांग। ओके, मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वोन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का अस्थायी राज्यपाल बनने तक राष्ट्रपति ने किसे प्रभार संभालने को कहा है? आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। ओके, जब तक कि नए राज्यपाल अस्थायी नहीं आ जाते हैं तब तक अस्थायी तौर पर गवर्नर जो हैं वो होंगी आनंदीबेन पटेल ही। ओके, देखिए, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया था 21 जुलाई को। तो अब राष्ट्रपति भवन से जो आदेश जारी हुआ है उसमें यही कहा गया है कि मध्य प्रदेश के नए गवर्नर की नियुक्ति जब तक नहीं होती तब तक आनंदीबेन पटेल ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर पद संभालेंगी। ओके, जिम्मेदारी संभालेंगी। हालांकि इससे पहले ही 1 जुलाई को, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 1 जुलाई को आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल पद का उसकी शपथ ली थी, लेकिन वो प्रभारी थी, और अब जब तक कि नई नियुक्ति नहीं होती है तो एक तरह से अस्थायी मानी जाएंगी। ऐसा राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस पे। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि आप कहो कि पहले तो प्रभारी थी ही, अब क्या हो गया। तो चूँकि जो अस्थायी राज्यपाल थे उनका निधन हो गया, इसलिए फिर से एक तरह से सरकार ने और राष्ट्रपति ने जो है ये क्लैरिफाई किया कि तब तक जब तक नई नियुक्ति नहीं होती तब तक वही रहेंगी। ओके, दोनों राज्यों की राज्यपाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जनवरी टू जुलाई अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। 2020 का PDF विद नोट्स है, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, बहुत रिच कंटेंट है, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा, चाहे वो UPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, पुलिस हो या स्टेट PSC हो, सब में काम आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो PDF डिस्क्रिप्शन है, जरूर चेक कर लेना। 2019 का भी PDF है, बुक भी अवेलेबल है 2019 का, और 2020 का पूरा PDF अवेलेबल तो है ही। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
आंसर होगा हरियाणा। 2021 में होना है। देखिए ये तो इसी साल होना था नवंबर दिसंबर में, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसको रद्द कर दिया गया और अब जो है 2021 में इसका आयोजन होना है। ओके, तो हरियाणा की बात हो रही है। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, ये बुक है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसके लेखक कौन है? इसका लेखन किसने किया है इस बुक का? आंसर होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। ओके, ये बुक आने वाली है 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है और पब्लिकेशन किया है इसका हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिकेशंस ने। ओके, तो इस बुक में उन्होंने 2008 के जो वैश्विक वित्तीय संकट था, इसके अलावा जो 2020 का कोरोना महामारी के दौरान जो चुनौतियां हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, उन सब को ये बताया गया है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। देश विभाजन के समय जो क्या हालात हुए उस पर भी चर्चा है, आर्थिक हालात पे। मुख्य तौर पर ये आर्थिक रूप से ये जो है एक मैसेज देता है ये बुक क्या हुआ है अब तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। आंसर होगा इसका 28 जुलाई। ओके, 28 जुलाई को ये मनाया जाता है कंजर्वेशन के लिए। ओके, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 जुलाई। ओके, और ये जो इस बार का वो 82nd स्थापना दिवस था, 82वां। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में ये इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तत्कालीन अंग्रेज शासन के द्वारा। तो उस वक्त इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ओके, आज़ादी के बाद जो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने ही इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक यानी IOB के MD और CEO किसे बनाया गया है? उसका MD और CEO आंसर होगा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ओके, 23 जुलाई को उनकी नियुक्ति की गई है। ओके, और इससे पहले वो SBI में वो रह चुकी हैं, CGM रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा मुझे लगता है, आंसर है 26 जुलाई। ओके, देखिए करगिल युद्ध जो है वो 3 मई 1999 में शुरू हुआ था और करीब 2.5 महीने तक चला और 26 जुलाई 1999 को ये समाप्त हो गया था। तो 26 जुलाई को उसी दिन को याद करने के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, करगिल विजय दिवस। और इस कार्रवाई में, इस अभियान में सेना के करीब 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 जवान जो है घायल हो गए थे। और इस दौरान सबसे प्रमुख सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में कि वीरता पुरस्कार जो सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, वो किन किन को मिला था करगिल युद्ध के बाद, करगिल युद्ध के लिए? तो वह हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, मरणोपरांत मिला था। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, उनको भी मरणोपरांत मिला। राइफलमैन संजय कुमार को मिला और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को मिला। ओके, ये दोनों जो हैं वो अभी जीवित हैं, तो उनको सम्मानित किया गया था परमवीर चक्र से। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर 27 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आंसर होगा मौसम ऐप लॉन्च किया है, मौसम नाम है। ओके, और डॉक्टर हर्षवर्धन इस मंत्रालय के मंत्री भी हैं। तो इस ऐप को कई सारे संस्थानों ने मिलकर तैयार किया है, जैसे इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिया ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD। तो उसके द्वारा ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया है और इसमें करीब 200 शहरों का तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, इन सब के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया है। तो उनके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो है मंत्रालय का? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। तो 3 मंत्रालय उनके पास हैं। अगला क्वेश्चन, नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया है 24 जुलाई को। तो किस राज्य की रहने वाली थी? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 101 वर्ष की थी, दिल का दौरा पड़ा, उससे उनका निधन हुआ
और वो अमला शंकर जो हैं वो दिग्गज सितार वादक पंडित रवि शंकर की भाभी हैं, उनके रिलेटिव भी हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिरपली वीरा कोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो किस देश की खिलाड़ी हैं? आंसर होगा श्रीलंका। ओके, अब उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, उसमें शुरुआत की थी 2006 में, तो अब उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मशहूर एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड, तो उनका निधन हुआ है 104 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2020 को। तो उन्होंने कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था अपनी अदाकारी, अपनी एक्टिंग के बलबूते पर? आंसर होगा 2 बार। 2 बार के ऑस्कर प्राइज विजेता हैं। उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में, और हॉलीवुड में यानी अमेरिका में जो हॉलीवुड है वहाँ बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत नाम कमाया उन्होंने, और उनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1946 में उस वक्त मिला था, और फिर 1949 में मिला था उनको ऑस्कर प्राइज़। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आंसर होगा 28 जुलाई। ओके, देखिए हेपेटाइटिस से दुनिया भर में हर साल लगभग 14 लाख लोगों की मौत होती है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 36 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, और भारत में ही करीब 4 करोड़ लोग जो हैं इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। ओके, हेपेटाइटिस बी से। देखिए हेपेटाइटिस वायरस जो है उसके कारण क्या होता है, ये लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है हेपेटाइटिस, और ये बीमारी जो है मनुष्यों के साथ साथ बंदरों की प्रजाति के में भी ये देखा जाता है, और एक तरह से वहीं से ट्रांसमिट होकर आया है। तो ये 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए प्रोफेसर बारूक बर्नबर्ग, तो उन्होंने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी, हेपेटाइटिस बी। तो उन्हीं के इस खोज के लिए ये 1976 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उन्हीं का जन्मदिन आता है 28 जुलाई को, तो ये दिवस मनाया जाता है उन्हीं की याद में। अगला क्वेश्चन, ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किससे बनाया गया है? आंसर होगा हिचेम मचीची। ओके, हिचेम मचीची। ओके, तो उनको ये बनाया गया है। देखिए ट्यूनीशिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीकी देश है, और ये लीबिया, अल्जीरिया और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ओके, तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। ओके, राजधानी क्या है? ट्यूनिस, मुद्रा ट्यूनीशियाई दिनार। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव किया है, तो अब नई तारीख क्या तय की गई है, किस मंथ में होना है? आंसर है अक्टूबर से नवंबर 2023। ओके, पहले ये जो आयोजन है वो फरवरी टू मार्च होना था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है अक्टूबर टू नवंबर 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा BIS केयर। ओके, BIS केयर ऐप है। तो इसमें क्या होगा कि जो पब्लिक है वो एक तरह से शिकायत कर सकती है, और साथ साथ जो जिनको ज़रूरत है ISI मार्क्स की, इसके अलावा और जो भी ज़रूरत है मानक से रिलेटेड, तो वहाँ से मदद ले सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ओके, तो रामविलास पासवान ने इस ऐप लॉन्च किया। उनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना, और फिर से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि 2020 का जनवरी टू जुलाई अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है PDF के रूप में विद नोट्स। काफ़ी ज़्यादा है, करीब 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 800 पन्ने हो गए हैं। इतना लंबा डिटेल में बताया गया है आपके लिए कि तमाम जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे UPSC हो, SSC हो, बैंक हो, इसके अलावा जो स्टेट PSC है, चाहे पुलिस हो, हर तरह के एग्जामिनेशन में वो काम आएगा आपके लिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने PDF का लिंक दे दिया है, और 2019 का भी PDF अवेलेबल है, बुक भी है अमेजन पे। और अभी जो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स,
ये 4 दिनों का उसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लिए, या आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ कई सारे PDF भी अवेलेबल हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।